नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो मॉडल पेपर टेस्ट नंबर 2 है वो हम सॉल्व कराने जा रहे हैं। और जो है एक मॉडल पेपर नंबर 1 वो हम सॉल्व करा चुके हैं, वो इसी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे भी देख लीजिए। और ध्येय IAS संस्थान की जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं हम उसके टेस्ट सीरीज़ के भी टेस्ट करवा रहे हैं। और ये मॉडल टेस्ट नंबर दूसरा है, उसका भी दूसरा वीडियो आने वाला है। एक टेस्ट सीरीज़ हमने जो है ध्येय IAS की कंप्लीट करवा दी है, वो इसी यूट्यूब चैनल पर है, जो पैट एग्ज़ाम के लिए है ख़ास तौर से। ठीक है, तो आज के इस टेस्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से विश्व का प्राचीनतम ज्ञात गोदीबाड़ा जो है डॉक यार्ड मिलता है, वो मतलब कहाँ से मिलता है, ये स्थान बताओ। सबसे विश्व का प्राचीनतम स्थान है, ठीक है, विश्व का प्राचीनतम स्थान जो गोदीबाड़ा है वो कहाँ से मिलता है, वो लोथल से मिलता है। ठीक है, अब इनसे और भी चीज़ें जो प्राप्त हुई हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, रोपड़ है, रोपड़ से जो है मिट्टी के बर्तन मिले थे, आभूषण आर्ट मिली थी, और तांबे से बनी कुल्हाड़ी मिली थी। ठीक है, तो ये प्राचीनतम जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान है, इनसे क्या क्या प्राप्त हुआ उनसे देखा। अब लोथल की बात करें तो लोथल से भी जो मृदभांड मिले थे वो लोथल से उपलब्ध हुए थे। उपकरण और मोहरें, जो माप और बाट, ठीक है, और सावाधान, जो शव को दफनाना, ये भी प्रक्रिया कहाँ से मिली थी, लोथल से, लेकिन इसकी अलग प्रक्रिया थी। ठीक है, और इसके बाद जो अगर बालाकोट की बात करें तो बालाकोट से लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक भट्टी मिली थी जिसमें सिमेरिक वस्तु का निर्माण होता था। ठीक है, लगभग 2500 वर्ष ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वहाँ पर एक भट्टी मिली थी जो सिमेरिक वस्तुओं का निर्माण करती थी। अब सुरकोटदा की बात करें तो सुरकोटदा में घोड़े की अस्थियाँ मिली थी और अनोखी प्रकार की जो है कब्र गृह मिले थे। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो चिनाब नदी की बात करें तो ऐसे कौन सी नदी जो है, चिनाब नदी को अस्किनी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चिनाब नदी को जो वैदिक काल में मतलब वेदों में इसे अस्किनी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर हम परुसड़ी की बात करें तो परुसड़ी किसका प्राचीनतम नाम है, ये रावी नदी का प्राचीनतम नाम है। और वितस्ता की बात करें तो वितस्ता क्या है, झेलम नदी का प्राचीनतम नाम है, झेलम नदी का प्राचीनतम नाम है। और अगर सतुत्री की बात करें, सतुत्री किसका है, सतलज नदी का प्राचीनतम नाम है। ठीक है, किसका, सतलज नदी का। ठीक है, और ये नदियों के नाम पूछे जाते हैं, और एक सिर्फ यही एग्ज़ाम नहीं है, कई एक एग्ज़ामों में पूछा गया है और पूछे भी जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था। ठीक है, जो गौतम बुद्ध को कैवल्य की प्राप्ति हुई यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद उन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, पहला उपदेश उन्होंने अपने सारनाथ में ही दिया था। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, यूनानी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है। जो यूनानी ग्रंथ हैं उनमें चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है, तो इनको चंद्रगुप्त मौर्य को जो क्या है, सेंडोकोडक्स, ठीक है, सेंडोकोडक्स कहा जाता है। अगर हम अग्रमीच की बात करें तो अग्रमीच घनानंद को कहा जाता है, इसे अनमीच भी कहा जाता है, अद्रमीच भी कहा जाता है और जिदरमीच भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, अमित्रघात राजा बिंदुसार को कहा जाता है, और इनको सिंहसेन भी कहा जाता है। ठीक है, और बिंदुसार भी कहा जाता है। ऐसे अमित्रोचेडस, ये भी बिल्कुल सेम यही है, बिंदुसार को ही ये कहा जाता है। ठीक है, उनको ही इस नाम की उपाधि मिली थी, या उनको ही इस नाम से जाना जाता था ग्रंथों में। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किस विद्वान ने यह सिद्ध किया था। तो जो है कि पहले क्या थे, पहले लोग जो बाइबल भी थी और जो ग्रंथ थे उसमें कहा गया था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और ये सारे ग्रह जो है चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है जो दोबारा इनकी खोज हुई, इनको पहली बार मतलब जो एक विद्वान आए उन्होंने सिद्ध किया कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये कौन थे,
ये थे बराह मेहर, ठीक है, ये बराह मेहर है, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि पृथ्वी जो चंद्रमा पृथ्वी के वो चारों ओर घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था? तो अगर हम जो कांग्रेस के अधिवेशन की बात करें तो इसमें लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था, ठीक है, पूर्ण स्वराज को। अगर हम नागपुर अधिवेशन की बात करें तो ये कब हुआ था? 1920 में हुआ था नागपुर अधिवेशन। और इसमें क्या है, असहयोग आंदोलन को इसको प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और जन कांग्रेस के जो कांग्रेस थी वो जन कांग्रेस में तब्दील हो गई थी नागपुर अधिवेशन में। अब कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, तो उसके बाद ये 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। और कलकत्ता अधिवेशन में क्या है, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी और इसमें स्वदेशी और बहिष्कार का जो नीति थी उसको समर्थन किया गया था, ठीक है। इसके बाद गया अधिवेशन की बात करें तो गया अधिवेशन में क्या, राष्ट्रगान, पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था और स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? ठीक है, तो वायसराय के अगर कार्यकाल की बात करें तो ये किसके शासनकाल में पारित हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया स्वराज्य शासन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? ठीक है, तो अगर एनी बेसेंट द्वारा जो स्वराज्य शासन का जो लक्ष्य था वो क्या था? भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, ठीक है, भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना, ये उनका लक्ष्य था एनी बेसेंट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था? ठीक है, तो ये किसने लहराया था? ये जो है सूरसेन ने लहराया था, ठीक है, ये जो है सूरसेन ने लहराया था और वंदे मातरम के नारे लगाए थे चटगांव शस्त्रागार में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? जो सिराजुद्दौला है वो किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? वो प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। अगर हम बक्सर के युद्ध की बात करें तो इसमें 3 सेना थी, इसमें क्या 3 सेना थी और 3 सेना कौन कौन सी थी? इसमें एक था मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, ठीक है, ये 3 सेनाओं के साथ में इसमें बक्सर का युद्ध हुआ था और इसमें तीनों सेनाएं पराजित हुई थी। प्लासी के युद्ध में जो है सिराजुद्दौला ने जो है अंग्रेज़ों के बीच में लड़ाई हुई थी। और अगर इसकी बात करें तो बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो थे, ठीक है, हेक्टर मुनरो थे गवर्नर। और प्लासी के युद्ध की बात करें तो क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और बांडीवास के युद्ध की बात करें तो बांडीवास का युद्ध क्या, जो बांडी आदिवासी थे उनके बीच में युद्ध, वो तमिलनाडु के जो केरल इलाका है उधर का, तो बांडीवासी और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध हुआ था इनका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो ये क्वेश्चन है जो इसमें क्या है, इसमें 4 जो है भिलाई संयंत्र वो है। इसके बाद राउरकेला संयंत्र है और बोकारो संयंत्र है और दुर्गापुर संयंत्र है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर हम 11 की बात करें तो इसमें क्या है, राउरकेला जो जर्मनी के सहयोग से क्या है, राउरकेला संयंत्र की स्थापना हुई थी। अगर हम भिलाई की बात करें तो ये कब 1955 में हुआ था और ये सोवियत संघ जो आज का रूस है, पहले सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, उसके सहयोग से भिलाई संयंत्र लगाया गया था, ठीक है। और बोकारो भी सोवियत संघ के ही सहयोग से लगाया गया था। और दुर्गापुर जो है संयंत्र है, ये जो है ब्रिटिश शासन के सहयोग से लगाया गया था, स्थापित किया गया था। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। इसमें क्या है, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है, इसमें बताना है। इसमें क्या है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है, 8 डिग्री चैनल किसको और किससे अलग करता है? तो मालदीव और मिनिकॉय को 8 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम 9 डिग्री चैनल की बात करें तो 9 डिग्री चैनल किसे, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है।
इसके बाद 10 डिग्री चैनल है, जो सी जो है ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल क्या करता है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। इसके बाद जो है ढक्कन पास ये लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान से मतलब को अलग करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित जो है बलांग के समय में कितने घंटे का अंतराल है। ठीक है, तो इसमें कितने घंटे का अंतराल है, अगर हम बात करें तो इसमें 2 घंटे का अंतराल है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 घंटे का अंतराल है। इसके बाद फिर ये सूची दी गई है, इसमें सूची का मिलान करना है। तो इसमें क्या है, दिल्ली ए ऑप्शन है, जो इसमें ए ऑप्शन किससे मिलता है, 11,320 व्यक्ति पर किलोमीटर। चाहिए व्यक्तित्व अनुपात है। ठीक है, जनसंख्या अनुपात है, जनसंख्या घनत्व है, प्रति व्यक्ति 11,320, यानी सबसे ज़्यादा दिल्ली में है, तो इसमें सबसे ज़्यादा का ऑप्शन हम दिल्ली की तरफ ले जाते हैं। इसके बाद है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कितने 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व है। इसके बाद अगर हम मिजोरम की बात करें तो मिजोरम में सबसे कम है, कितना है, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद केरल का कितना है, जो है 868 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए का, और भी कह सकते हो। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए का 4, अच्छा जी सी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिवास प्रकारों में से किसकी विशेषता सांस्कृतिक समरसता एवं एकता की है। ठीक है, तो इसकी किसकी है, इसकी हम बात करें तो ये क्या, पूर्वा। ठीक है, पूर्वा की क्या है, सांस्कृतिक समरसता और एकता जो है आदिवास प्रकारों की है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय नहीं है। ठीक है, गुणात्मक साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल का उपाय नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका परिवर्तनीय कोष अनुपात। ठीक है, परिवर्तनीय कोष अनुपात ये क्या है, गुणात्मक नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, परिवर्तन उतार चढ़ाव होता रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये कितना प्रतिशत है, ये 6.8% है राजकोषीय घाटा। इसके बाद है, बजट 2022-23 में जो केन बेतवा परियोजना के लिए कितनी धनराशि का जो है आवंटित किया गया है। ठीक है, तो ये कितनी धनराशि का आवंटित किया गया है, ये 1400 करोड़ धनराशि का आवंटित किया गया है। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है, तो देख इनकी तरफ भी नज़र डालते रहें। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, इसमें क्या है, सार्वजनिक और निजी उद्योग, यानी इसमें क्या है, मतलब कुछ सरकार के हाथ में और कुछ सार्वजनिक है और कुछ निजी है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें क्या है, सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का अस्तित्व, सह अस्तित्व। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, स्वर्ण क्रांति जो है किससे संबंधित है। अगर हम स्वर्ण क्रांति की बात करें तो यह किससे संबंधित है, यह बागवानी और शहद से संबंधित है। ठीक है, स्वर्ण क्रांति। अगर हम इसकी बात करें तो क्या दलहन पीली क्रांति से है, और आलू जो है आलू गोल क्रांति से है। ठीक है, और इसमें थोड़ी वो है कीमती खनिज जो है, ये क्या है, ये शायद है इसका भी कोई निश्चित नहीं मिला, और हमने भी देखा, इसमें गूगल किया, इसका कोई सार नहीं मिला। ठीक है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं, नहीं आप देखना चाहो देख लेना, लेकिन हमने खोजा नहीं मिला। ठीक है, मिल जाएगा तो हम अगले पेपर में आपको ज़रूर बताएंगे। और इसके बाद है, क्वेश्चन नंबर है 21, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो इसमें क्या है, इसका जो राज्य है वो क्या है, राज्य के नीति के निदेशक तत्व। ठीक है, ये क्या है, कल्याणकारी राज्य की आदर्श की घोषणा करता है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो भारत के प्रत्येक नागरिक के कर्तव्य के अंतर्गत
प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार जो है कौन से अनुच्छेद में शामिल है। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद में शामिल है, ये कर्तव्य है, तो कर्तव्य कौन से में, 51 का में कर्तव्य है। ठीक है, और ये DPFC जो है DPFC है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें भी पर्यावरण संरक्षण का बारे में बताया गया, उसमें भी सुधार और उसका संरक्षण करना बताया गया। और इसमें जो है विधि के समक्ष किसी भी व्यक्ति के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अधिकारों को वंचित करना। ठीक है, आर्टिकल 21 वो कहता है। और इसमें जो है आर्टिकल अगर अनुच्छेद 56 की बात करें तो राष्ट्रपति के जो पदावधि के बारे में बात की गई है आर्टिकल 56 में। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है केंद्र राज्य संबंधों की जांच के लिए गठित सरकारी आयोग में कौन सदस्य शामिल थे। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन से सदस्य शामिल थे। तो इसमें क्या है, इसमें दूसरे नंबर पर वी सिमरमन शामिल थे और तीसरे नंबर SR सेन शामिल थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, भारत में आधुनिक जिला प्रशासन का अध्याय निम्नलिखित में से किसके समय में प्रारंभ माना जाता है। जो आज का जो है जिला प्रशासन है वो किसके समय में लागू हुआ था, उसके बारे में ये पूछा गया था। ठीक है, तो ये किसके समय में, वारेन हेस्टिंग के समय में लागू हो गया था। ठीक है, पूरे भारत में नहीं हुआ था, लेकिन जहाँ जहाँ ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र था उसमें लागू हो गया था। ठीक है, अब भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी। तो भारत में जो है सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, वर्ष जो है 1862 में। ठीक है, वर्ष 1862 में सर्वप्रथम भारत में जो है उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, तो ये तो बच्चे को आता है, सर आइजैक न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। जब न्यूटन के सर पर सेब गिरा था तब उन्होंने इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर है निम्नलिखित में से सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है। जो सबसे तन्य वाली, यानी तन्य का मतलब है जिसे हम पीट कर पतला कर सकें। ठीक है, तो ये कौन सी है, सोना। अगला क्वेश्चन है निषेचन के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। अगर निषेचन होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है, उसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। जो अंडाशय ये अलग है, ये अंडाशय और शुक्राणु दो से मिलकर ये निषेचन होता है। ठीक है, और रोगाणु को उसका हो ही नहीं सकती, युग्मक हो ही नहीं सके, युग्मनज हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है पेप्टाइल डोग्लाइकेन की एकलक इकाई बनी होती है। ठीक है, तो ये किसकी बनी होती है, ये जो है एमिनो एसिड और शर्करा से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, तो इसमें जो सभी को पता होगा कि सबसे लंबी अगर कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्र की ही होती है। ठीक है, सबसे लंबी। और सबसे बड़े अंग की बात करें, अगर आंतरिक अंग की बात करें तो यकृत होता है, और अगर सबसे बड़ी शारीरिक अंग की बात करें तो सबसे बड़ी त्वचा होती है। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, और सबसे छोटी अगर हड्डी की बात करें तो स्टेप्स होती है। ठीक है, और सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है अगला निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें स्वावलंबन ठीक है, स्वावलंबन, हिम आच्छादित मतलब हिमाच्छादित, आत्मा अवलंबन तो आत्मा अवलंबन, बधु उपालंब तो क्या बधु पालंब। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्वावलंबन। ठीक है, इसका सही आंसर है कि इसका जो है जो स्वावलंबन है, स्वावलंबन होना चाहिए, वलंबन नहीं, स्वावलंबन, तो ये क्या है, गलत है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध विकल्प बताना है, कौन से विकल्प में जो युग्म है वो अशुद्ध है। ठीक है, तो ये कौन से में अशुद्ध है, ये जो है अनभिज्ञ को बहुग, ये जो है गलत है। ठीक है, अपेक्षित को अनपेक्षित सही है, अनुरक्ति को विरक्ति सही है, उद्यम को उत्तम सही है, ये तो इन्हें सही है। अगला क्वेश्चन है लीन शब्द किसका पर्यायवाची है। अगर लीन शब्द की पर्यायवाची की बात करें
तो ये इसका कौन सा है, ये विमुक्त। विमुक्त जो है लीन शब्द का पर्यायवाची है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, युद्ध करने की प्रबल इच्छा वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। युद्ध करने के लिए जो बहुत दृढ़ इच्छा हो उसके लिए उचित शब्द क्या होगा, युत्सा। ठीक है, युत्सा इसका सही अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध या अर्घ शब्द का अर्थ मूल है तो अर्ध शब्द का अर्थ होगा। ठीक है, तो इसमें क्या अर्घ अगर है शब्द का मूल क्या है, शब्द का अर्थ मूल है तो अर्घ्य शब्द का अर्थ क्या होगा। ठीक है, तो इसके शब्द का अर्थ क्या होगा, पूजनीय। ठीक है, इसके बाद है ये गद्यांश है जो 2 कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं और लगभग 10 नंबर के इससे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। महिला हमारे देश की आबादी के लगभग आधा हिस्सा है, इसलिए इस राष्ट्र के विकास के इस महान कार्य में महिलाओं की भूमिका और योगदान को पूरी तरह और सही परिप्रेक्ष्य में रखकर ही राष्ट्र निर्माण की कार्य को समझा जा सकता है। समूची सभ्यता में व्यापक बदलाव के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में महिला सशक्तिकरण आंदोलन 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक विकास कहा जाता है। वस्तुतः राष्ट्र निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जो सुव्यवस्थित रूप से तैयार की गई विकास नीतियों के रूप में राजनीतिक इच्छा को रेखांकित करती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करके अपनी कार्य क्षमता में वृद्धि कर सके। इसके लिए आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक बुनियादी ढांचों का होना जरूरी है। जनता की खुशहाली तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके मानव विकास का मूलभूत लक्ष्य हमारी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अत्यंत आवश्यक अंग है। ठीक है, अगर आपको पहले समझ में ना आए तो आप क्या करिए, पहले प्रश्न पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़िए, जिससे आपको क्या है क्वेश्चन फाइंड करने के लिए यानी एक पेंसिल से आप उसको मार्क करते जाएंगे जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं, इसके क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से खुशहाली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो खुशहाली शब्द का जो है पर्यायवाची, जैसे खुशहाली की अगर बात करें तो जैसे समृद्धि, तो मतलब खुशहाली से है रिलेटेड। संपन्नता खुशहाली से समृद्धता। ठीक है, लेकिन ये जो क्षोभ है ये खुशहाली से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द में संधि है। रेखांकित, रेखा धन अंकित। ठीक है, रेखा पे आ को डंडा आ रहा है। ठीक है, और अंकित में छोटो आ मिलकर तो बड़ो आ बनी है। तो इसमें क्या है, इसमें आ और आ बन के बड़ा आ बनता है, तो इसमें क्या दीर्घ संधि है। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक शब्द में प्रत्यय शैक्षिक इक। ठीक है, क्या हुआ, इक जो पीछे जो शब्द जुड़ता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं, जो आगे जुड़ता है वो उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें क्या शैक्षिक एक शब्द आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या एक प्रत्यय है। इसके बाद निम्नलिखित में से जटिल शब्द का विलोम शब्द होगा। देखिए जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, मतलब कठिन। जटिल का मतलब क्या है, कठिन। तो इसका कैसा हो जाएगा विलोम शब्द, सरल। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। ठीक है, जो उचित शीर्षक की बात करें तो देखो महिलाओं के बारे में, देश की आबादी के बारे में बात नहीं हुई है। ठीक है, तो किसके बारे में, महिला सशक्तिकरण के बारे में, महिलाओं के बारे में बात हुई है कि हमारे देश में आधे से ज़्यादा जनसंख्या महिलाओं की है, फिर भी बराबरी पर नहीं आए। तो इसमें क्या हम महिला सशक्तिकरण की तरफ मतलब इसका शीर्षक समझें। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है अगला कॉम्प्रेसर है, इसको भी देखना है। क्या है, अगला शीर्षक है जो अभी भी इस बारे में बहुत कम जानकारी है कि आधुनिक कही जाने वाली आज की दुनिया आखिर कैसे संचालित हो रही है। हालांकि हर एक देश के पास इसकी कोई ना कोई आधिकारिक व्याख्या ज़रूर होगी, वे कैसे और किन संदर्भों में आधुनिक हो रहे हैं। लेकिन इस बारे में मेरा कहना है कि आधुनिकता की राह पर बढ़ने के लिए समाज को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद है, बेशक आज हर कोई मॉडर्न होना चाहता है, लेकिन आधुनिकता की राह उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी वह मानी जाती है। इसलिए मैं यह बात बार बार कहता हूँ कि पश्चिमी समाज कभी कभी आधुनिक नहीं रहे। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी
के पास एकमात्र उल्लेखनीय चीज़ है जो है साइंस, जिसमें उसने तरक्की की है। लेकिन जिन साइंटिस्टों के बलबूते वहाँ आधुनिकता पर परचम लहराया जाता है, खुद वे साइंटिस्ट अपने कल्चर में उलझे रहते हैं। ठीक है, उनका यह कल्चर आधुनिकता का झंडा बरदार नहीं है। यह भी कहीं नहीं कहा जा सकता है कि उनके कल्चर पर दूसरी संस्कृतियाँ और लोकाचारों का असर नहीं हुआ होगा। अगर यह असर हुआ तो सिर्फ वही आधुनिक क्यों कहे जाएं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब इसके जो है क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें क्या है, आज शब्द का जो है आज शब्द है वह कौन सा है, वह तद्भव है, मतलब बदला हुआ रूप है। ठीक है, मतलब तत्सम एक तद्भव। ठीक है, जो संस्कृत से जो है शब्द रिलेटेड होते हैं, जैसे बधू को बहू। ठीक है, तो इसमें तत्सम तद्भव है। आम्र को आम, तो इसमें तत्सम तद्भव का संबंध है। ठीक है, तो ऐसे हैं जो इसमें आज का जो है तद्भव, क्या आज शब्द क्या है, तद्भव है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रहा का पर्यायवाची नहीं है। रहा क्या है, एक पथ माने रास्ता, मग और मार्ग। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हम मार्ग की बात करें तो मार्ग और मग ये क्या दोनों ही जो एक रास्ता का पर्यायवाची, लेकिन बटोही जो है एक रास्ता का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए इसका सही शब्द बटोही है। सही आंसर बटोही। इसके बाद आधुनिक का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा है। आधुनिक की अगर बात करें तो आधुनिक का विलोम शब्द होगा प्राचीन। ठीक है, मॉडर्न और एशियंट। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। अगर विदेशी उपसर्ग की बात करें तो इससे बना शब्द कौन सा, वेशक। ठीक है, इसके बाद क्या अगला क्वेश्चन है, आधुनिक शब्द में मूल शब्द और जो है प्रत्यय क्रमशः है। आधुनिक एक तो इसका देखो प्रत्यय है। ठीक है, तो आधुनिक। ठीक है, इसमें आगे और पीछे के जोड़े जाने वाले और जो क्या है एक, अधुना धन एक, तो इसका धुन ये तो हो ही नहीं सकता। आधुना ये भी नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर कौन है, अधुना धन, अधुना और एक। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये इंग्लिश का कॉम्प्रिहेंशन है, इसमें भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद इसके ही अनुसार इसको कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है, इसके अनुसार जो दिए गए आपको आंसर उसमें देना है। ठीक है, तो इसमें कहा, वन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 31, 1573 3000 हॉर्समैन ऑफ द इम्पीरियल मुगल आर्मी पोस्ट एट द बैंक्स ऑफ द साबरमती। द रिबेल्स दे वर आफ्टर जस्ट बियॉन्ड द स्वेलन river, but the soldiers were exhausted. They had traveled 960 किलोमीटर of difficult terrain in 9 days. ठीक है, riding almost continuously. Suddenly the warriors on the chestnut charger plunged into the ragging. ठीक है, ragging torrent. ठीक है, as a man and horse struggled on the opposite banks, a thrill ran through army. It was Emperor Jalaluddin Akbar. With a roar, the soldier followed him across, and within 2 days they had put down the rebellion so thoroughly that Gujarat remains in Mughal hands for the next 185 years. ठीक है, तो इसके हम क्या है, इसमें जो पूछे गए क्वेश्चन को उसको हम आंसर करना है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन की सबसे पहली बात यही है कि अपनी मर्ज़ी से कोई आपको जवाब नहीं देना है, इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें जो पूछा जाए उसी के अनुसार हमें जवाब देना है। ठीक है, द रेबल्स वर कंपेयर्ड। ठीक है, तो अक्रॉस द साबरमती नहीं। ठीक है, इन गुजरात नहीं, तो इसमें ऑन द बुक्स ऑफ साबरमती ये सही है। ठीक है, इसी में इसको जो है कॉम्प्रिहेंशन में बताया गया है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, द मुगल सोल्जर्स डिड नॉट क्रॉस द रिवर बिकॉज, यानी वो कैसे नहीं पार कर सके नदी को, क्योंकि। ठीक है, क्यों क्या, दे वर कॉवर्ड नहीं, दे वर वेटिंग फॉर द किंग ऑफ अरब नहीं, दे हैड जॉइंड हैंड्स विद द रिबेल्स गलत, दे वर ट्राइड आफ्टर ए डिफ़िकल्ट जर्नी। ठीक है, वे थक गए थे बहुत
कड़ी जो है जर्नी यात्रा के दौरान। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या, द अटैक ऑन द रेबेल्स टर्न आउट टू बी, ठीक है। तो इसमें क्या है, द अटैक ऑन द रेबेल्स टर्न आउट टू बी, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका देखा जाए ए डिसेमल फेलियर नहीं, ऑफ नो पार्टिकुलर सिग्निफिकेंस नहीं, एक ग्रांड सक्सेस, ठीक है, एक बड़ी बहुत पहुंची हुई जो क्या थी, सक्सेस, सफलता थी। इसके बाद गिव द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड, जैसे वेविचिंग, तो इसका क्या होगा, इसका जो अर्थ होगा, इसका मतलब होता है मोहित करने वाला, ठीक है। तो इसका देखना है हमें सिनोनिम्स। तो अमेंसिटी की बात करें तो क्या होता है इसमें, आम आदमी, वो आम माफ़ी, ठीक है, इसमें क्या है, आम माफ़ी। ऑप्टिज्म की बात करें तो यह आशावाद, इसका अर्थ होता है। और न्यूसेस्टिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, बमनकारी, ठीक है, इसमें क्या, इसका मतलब होता है बमनकारी। और अगर हम इसकी बात करें टेंटेलिंग की, जो है इसका मतलब होता है मोहित करने वाला, टेंटेलिजिंग का मतलब होता है मोहित करने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद गिव द एंटोनिम्स, ठीक है, इसका विलोम शब्द निकालना है कैसे, लेसिड्यूट का। तो इसका मतलब होता है अवसाद, लेसिड्यूट का हिंदी शब्द होता है अवसाद। और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, इसका मतलब होता है सीधा। कॉम्प्लेक्स का जटिल। एजिलिटी का मतलब होता है जो चपलता। और प्लेन का मतलब होता है मैदान, ठीक है, अवसाद और मैदान। तो इसका क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एजिलिटी, मतलब चपलता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत स्थल जो है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये किस राज्य में स्थित है, यह जो है गोवा में स्थित है, ठीक है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक सरोद वादक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, सरोद वादक नहीं है, अल्लाह रखा खान, ठीक है, ये जो है सरोद वादक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, जो है डांस में दिए गए, नृत्य दिए गए और राज्य दिए गए, इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखो व्यू असम का है, ठीक है। जो घूमर है, घूमर ये राजस्थान का है, सही है। भांगड़ा लेकिन कहाँ का है, पंजाब का, ठीक है, भांगड़ा कहाँ का है, पंजाब का है, इसलिए ये सुमेलित। लावनी महाराष्ट्र का, ये सही है। तो केवल 3 जो है ये गलत है, मिलान। लेटस किल गांधी पुस्तक के लेखक हैं, लेटस किल गांधी के पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है, उसके लेखक हैं तुषार गांधी, ठीक है, उसके लेखक कौन है, तुषार गांधी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभियंता दिवस किसकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। अगर अभियंता दिवस की बात करें तो ये एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर मनाया जाता है अभियंता दिवस। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए ओलंपिक में शुरू किया गया पहला खेल था। ओलंपिक में जो पहला खेल था, तो वो पहला खेल कौन सा था, वो था गोल्फ, जो महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में से कौन सा संस्थान सर्वप्रथम स्थापित हुआ, ठीक है। ये कौन सा जो है संस्थान सर्वप्रथम स्थापित हुआ, तो ये कौन सा हुआ, IITI रुड़की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो वह कौन सा है जिसे भारतीय नहीं था और फिर भी उसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया, वो थे नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला कहाँ के थे, अफ्रीका के थे, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं। तो इंडिया विंस जो फ्रीडम के लेखक कौन से हैं, इसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है। जो अभिनव बिंद्रा है ये किस खेल से संबंधित है, ये निशानेबाजी से संबंधित, ठीक है। इसके बाद फिर रीजनिंग के हैं क्वेश्चन, और रीजनिंग और मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आपको पार्ट टू यानी टेस्ट नंबर जो उसमें डाल करके हम एक नई वीडियो बनाएंगे। जितने भी DI वगैरह हैं सारे के सारे पार्ट 2 करके हम जो उसमें लिख देंगे मैथ एंड रीजनिंग, तो उसको आप देख लेना, ठीक है। इसमें हम फ़िलहाल आपको GK GS कंप्लीट करा देते हैं।
इसके बाद देखते हैं कौन सा यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से। इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश की अन्ना कवाले दुबा में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये किसने जीता है, ये केन्या ने जीता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सुरक्षा पहल यानी GSI किस देश में पेश की है। ठीक है, किस देश ने पेश की है, तो अगर इसकी बात करें तो ये चीन ने पेश की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी यानी CIA का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया। ठीक है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये आने की ज़्यादा उम्मीद है इसमें। तो इसका सही आंसर है नंद मूल चंदानी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता था। ठीक है, तो ये किसने जीता था, ये केरल ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, ब्राज़ील में आयोजित जो है डेफलिम्पिक्स 2021 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा। ठीक है, भारत जो है पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा, तो ये रहा है 9वें स्थान पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICJ ने फास्ट पेट्रोल वेसल यानी PV कमला देवी का शुभारंभ कहाँ किया। ठीक है, तो ये कहाँ शुभारंभ हुआ था, ये जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसके बाद प्रतिवर्ष विश्व हाथ स्वच्छता दिवस या वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, ये 5 मई को मनाया जाता है। अब 15वीं विश्व वनिकी कांग्रेस यानी वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस की मेज़बानी किस देश ने की थी, तो ये किस देश ने की थी, ये दक्षिण कोरिया ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 5 मई 2022 को प्रशासन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए कितने विधानसभा क्षेत्र रखे। ठीक है, तो ये कितने विधानसभा क्षेत्र रखे थे, ये 90 विधानसभा क्षेत्र रखे थे। ठीक है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, 7 मई 2022 को किसने विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार फतह पर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया था, तो ये किसने किया था, कामिरीता शेरप्पा ने। ठीक है, तो इसी के साथ ये टेस्ट भी समाप्त हुआ। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमें आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है और आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।